हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 11 की पहली हेडिंग जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत आप ध्यान से समझें। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ठीक है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो दो प्रमुख तकनीकें हैं वे हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और रासायनिक इंजीनियरिंग के प्रक्रम। ठीक है, तो इन दो तकनीकों का आधुनिक जैव विज्ञान में, उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आइए समझते हैं ये होते क्या हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए या आरएनए, ये आपके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ के रसायन में, ठीक है, के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों, रसायन को परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, इस तकनीकों द्वारा जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए, ठीक है, इसको जो है रसायन को, रसायन में करके, ठीक है, डीएनए या आरएनए को रसायन में करके कर इसे परपोषी होस्ट, ठीक है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसमें इंटर कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं, फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में रोगाणु रहित। ठीक है, जो रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव, संदूषण रहित जो हैं वे वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में जो रोगाणु रहित वातावरण बनाते हैं, रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में रोगाणु रहित वातावरण तैयार करके केवल वांछित सूक्ष्म जीव, सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर, ठीक है, जो वांछित सूक्ष्म जीव हैं सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद को बनाते हैं, जैसे कि प्रतिजैविक, टीके, एंजाइम, इन चीजों का निर्माण होता है किसमें, रासायनिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको परपोषी होस्ट में प्रवेश करा के समलक्षणी में परिवर्तन किया जाता है, फिनोटाइप में परिवर्तन किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जो डीएनए आरएनए है, आनुवांशिक पदार्थ के रसायन को, ठीक है, परपोषी होस्ट, परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं, फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। और रासायनिक इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं कि जो रोगाणु रहित वातावरण तैयार करते हैं और केवल वांछित सूक्ष्मजीव, सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पना विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है उसके सिद्धांत और उसके संकल्पना के बारे में आइए अध्ययन करते हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग का क्या सिद्धांत है और उसकी क्या संकल्पना है। तो समझे ध्यान से, जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग को समझे ध्यान से। संभवतः आप अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदों के बारे में जानते होंगे। ठीक है, कि जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, डीएनए में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, यह बातें आपको मेंडल में बताया गया था, मेंडल वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में। ठीक है, आनुवांशिकता चैप्टर में आपको ये बताया गया था, ध्यान दें।
संभवतः आप अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदों के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को संरक्षित रखता है। ठीक है, अगर अलैंगिक जनन है तो जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक सूचना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वह सुरक्षित रहेगा, परिरक्षित रहता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर रखता है, परिरक्षित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है, वह विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन प्रतिपादन का अवसर मिलता है। इसमें जो है विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण का संयोजन होता है और उसका प्रतिपादन होता है, जो जीव या आबादी के लिए लाभकारी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है और लाभकारी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन जो है वह विभिन्नता और विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है और जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, लैंगिक जनन से क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो हैं पौधे और जंतुओं के जनन में उपयोगी हैं। ठीक है, जो परंपरागत संकरण की विधि है वह पौधे और जंतु के जनन के लिए उपयोगी होता है। इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। ठीक है, तो जो परंपरागत संकरण की तरीके हैं, विधियां हैं, उनसे पौधे और जंतुओं में जो है जनन होता है, लेकिन इनके द्वारा जो वांछित जीन है उसके साथ साथ जो अवांछित जीन है, वांछित और अवांछित दोनों जीन जो है वह समावेशित होते हैं, शामिल होते हैं और उनका गुणन होता है। ठीक है, तो जो परंपरागत संकरण की विधि है जिससे पौधे और जंतुओं में जनन होता है, उसमें वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश और गुणन भी हो जाता है। ठीक है, तो अवांछित जीन का भी इसमें समावेश और गुणन हो रहा है, तो इन्हीं अवांछित जीन को हटाना है, केवल वांछित जीन का यूज करना है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है उसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग के तकनीकों में जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के, ठीक है, बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीव में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाएगा और पुनर्योगज डीएनए में केवल वांछित जीन ही, ठीक है, एक या अधिक वांछित जीन ही चुने हुए जीवों में जाएंगे, अवांछित जीन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग करते हैं और पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसमें बिना अवांछित जीन के केवल एक या अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि बीजातीय जीवों में किस प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? ठीक है, तो जो विजातीय जीव हैं, एलियन हैं, उनमें किसी प्रकार से स्थानांतरित हुए डीएनए, ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें डीएनए का अगर स्थानांतरण हो जाए तो उस डीएनए खंड का क्या भविष्य होगा, उसका क्या वर्क होगा? संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वतः गुणित नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, हो सकता है कि वह डीएनए जो है जीव के संतानों की कोशिकाओं में स्वतः गुणित नहीं हो पाएगा।
ठीक है, उसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। किंतु जब यह डीएनए ग्राही के जीनोम से जुड़ जाता है, ठीक है, जब यह डीएनए जो है आदाता अर्थात ग्राही, ठीक है, जो रिसीव किया है उसके जीनोम से जुड़ जाता है, तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्थानांतरित डीएनए है, अगर वह ग्राही के डीएनए से जुड़ जाए अर्थात ग्राही के जीनोम से जुड़ जाए, तब वह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न किया गया कि क्या आप जानते हैं कि विजातीय जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए, किसी भी तरीके से ट्रांसफर किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है, उसका क्या यूज है। ठीक है, संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वतः गुणित नहीं हो पाएगा, वह जीव के संतानों की कोशिकाओं में स्वतः गुणित नहीं हो पाएगा, लेकिन किंतु जब यह डीएनए ग्राही के जीनोम से जुड़ जाता है, तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। ठीक है, यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग बन जाता है। ठीक है, यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृत करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिससे प्रतिकृत करने की क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, तो एक गुणसूत्र में आप देख रहे हैं एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं, रेप्लिकेशन की ओरिजिन कहते हैं। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन ऑरिजिन होता है वही रिप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस होता है गुणसूत्र के अंदर, जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑरिजिन कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी होता है, रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, किसी भी जीव में, ठीक है, किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु, ठीक है, किसी भी जीव के अंदर बाहर से आए हुए डीएनए के गुणन हेतु, विजातीय डीएनए के खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, उसे गुणसूत्र में शामिल होना आवश्यक है, जिससे एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृति का मूल कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिससे एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृति का मूल कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वतः प्रतिकृत व गुणित हो सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो विजातीय डीएनए है वह प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहेगा, ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वतः प्रतिकृत और गुणित होता रहे। इसे क्लोनिंग भी कहते हैं, या किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचना का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इस घटना को आप क्लोनिंग भी कह सकते हैं, या फिर किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचना का निर्माण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विजातीय डीएनए खंड जो है गुणसूत्र का अंग हो जाएगा, तभी उसमें प्रतिकृतियन की क्षमता आएगी। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन का उत्पत्ति कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी जीव में किसी विजातीय
डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिससे एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृति का मूल कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वतः प्रतिकृत और गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं, या किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचना का निर्माण भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने रासायनिक इंजीनियरिंग के प्रक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिया। आगे देखते हैं, अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको यह बताया गया था कि आनुवांशिक, ठीक है, इंजीनियरिंग के सिद्धांत के संकल्पना के विकास के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें आपने देखा था कि डीएनए के टुकड़े को जोड़ा गया था गुणसूत्र में, जिससे वो आगे जो है डिवाइड हो सका था, जिसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं, या फिर किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचना का निर्माण भी कह सकते हैं। अब आपको कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दें, प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, ठीक है, तो प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो है वह साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, यह एक गोलाकार गुणसूत्र होता है। ठीक है, यह एक गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृत कर सकता है। ठीक है, तो जब आप कोशिका का अध्ययन करेंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो डीएनए होते हैं वह मेन डीएनए से अलग रहते हैं। ठीक है, इन्हीं गोलाकार डीएनए गुणसूत्र को बाह्य डीएनए कहेंगे, और इसमें स्वतः प्रतिकृत का सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, इन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो है वह साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक, सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी, सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जोड़ने से हो सकता था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जोड़ने से हो सकता था। कैसे होगा, देखिए ध्यान से, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने जो है 1972 में, ठीक है, 1972 में जो आपको कार्य बताया गया कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में उसके प्लाज्मिड के साथ जो है प्रतिजैविक के जीन को जोड़ा गया। ठीक है, उसके प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका। प्लाज्मिड में किसको जोड़ा गया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन को जोड़ा गया। ठीक है, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मिड था उसको डीएनए का टुकड़ा काटा गया और उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन को जोड़ दिया गया। यह जो है 1972 में स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब काटते कैसे हैं डीएनए को, तो आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, की खोज से डीएनए के विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। ठीक है, तो यह आणविक कैंची कहते हैं किसको, प्रतिबंधन एंजाइम्स को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जो डीएनए के विशिष्ट जगहों पर काटते हैं। ठीक है, कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। जो डीएनए के कटे हुए भाग होते हैं उसको प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक की तरह कार्य करता है, वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है।
तो आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मिड डीएनए है वह वेक्टर की तरह कार्य करेगा, संवाहक की तरह कार्य करेगा, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते होंगे कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। मच्छर जो है वह कीट संवाहक रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य के शरीर में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीव में पहुंचाया जाता है। ठीक है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा होता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ, वेक्टर के साथ जो जोड़ने का कार्य है वह एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के रूप में जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है को संवाहक से जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा किया जाता है, और यह डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य करके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से पात्रे इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः पृथक्कृत करने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा आप देख रहे हैं नए गोलाकार स्वतः पृथक्कृत बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पृथक्कृत डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। जब यह डीएनए एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, में ट्रांसफर किया जाता है तो यह एक नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पुनर्योगज डीएनए है, उसको जब, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई में, ई कोलाई में, एक जीवाणु जो साल्मोनेल से काफी मिलता जुलता है, ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तो एक नए परपोषी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर यह अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का प्रति का ई कोलाई का गुणन ई कोलाई के प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का प्रति का, ठीक है, जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति है उसका ई कोलाई के द्वारा जो गुणन हो रहा है, इसे ई कोलाई के प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण होते हैं। ठीक है, पहला वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। पहला काम क्या करेंगे, जिस डीएनए की जरूरत है उसको पहचानेंगे, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। उसके बाद चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, फिर उस चिन्हित डीएनए को काट के परपोषी में ट्रांसफर करेंगे, फिर स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो आनुवांशिक रूपांतरण के यह मूलभूत 3 स्टेप होते हैं। पहले चरण में वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान की जाती है, दूसरे चरण में चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण किया जाता है, और तीसरे चरण में स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, तो यह आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत 3 चरण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका पहला हेडिंग। दूसरी हेडिंग है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन से साधन का यूज करते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग में आपने देखा कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या सिद्धांत है। इसमें आपने देखा कि जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य रूप से 2 ही योगदान सिद्धांत हैं, एक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के हेल्प से जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसको परपोषी जीवों में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, और रासायनिक इंजीनियरिंग के हेल्प से, ठीक है, एक वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें सूक्ष्म जीव सुकेंद्र की कोशिकाओं को वृद्धि
की कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि प्रतिजैविक टीके, एंजाइम आदि। ठीक है, उनके तरीकों के बारे में आपने देखा कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, संक्षेप के रूप में अब जो है अगली हेडिंग में जो है कुछ आपको तकनीक और साधन के बारे में बताएंगे, और फिर लास्ट वाले हेडिंग में सबका यूज किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से कैसे डीएनए को जोड़ा जाता है प्लाज्मिड के साथ, और फिर जो है उसको ई कोलाई में इंटर कराया जाता है और ई कोलाई जो है उसका कॉपी बनाने लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।